कहाँ तक हो गया था बच्चे? सर हार्डनेस ऑफ वाटर होगा। अच्छा, हार्डनेस ऑफ वाटर। अच्छा, पिछले क्लास में बैक टाइट्रेशन और डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन हो गया था ना। हाँ सर। इस क्लास में लिखे हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर किसको बोलते हैं? बोले थे पढ़ने के लिए ना, हार्ड वाटर बताओ। जिसमें सर फॉर्म नहीं। कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट प्रेजेंट हो। सॉल्ट मिला प्रेजेंट होता है, उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सिंपल जिसको नहीं समझ में आता है तो हम क्या करेंगे? अगर एक दो कंटेनर है आपके सामने, एक में हम हार्ड वाटर रख दे और एक में सॉफ्ट वाटर है, तो हम क्या करेंगे? हम दोनों में डिटर्जेंट डालेंगे, सर्फ डालेंगे। जिसमें झाग आसानी से बन जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्ट वाटर। और जिसमें झाग नहीं बनेगा उसको क्या बोलेंगे? दैट इज हार्ड वाटर। हार्ड वाटर। हार्ड ओके। वाटर। अब मेनली अब थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में बात करें। ये तो हो गया किसी को समझाना है, लेमैन को समझाना है तो ऐसे में बात कर लेंगे। जिसमें झाग बन जाएगा वो सॉफ्ट वाटर है, जिसमें झाग नहीं बनेगा दैट इज हार्ड वाटर। बट ये जो हार्ड वाटर होता है ना, बेसिकली दो तरह का होता है, ये पता होगा। एक को बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस और एक को बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। अब ये टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होता है ये बताओ, तो टेक्निकल अब हो गया। टेम्पररी हार्डनेस। बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट जिसमें बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट हम लोग बोलेंगे। इन टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है? सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यही दोनों का रहता है ना। कैल्शियम हाँ। बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से क्या होता है? टेम्पररी हार्डनेस होती है। और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ soluble क्लोराइड salt सल्फेट। of क्लोराइड और chloride and क्लोराइड sulfate, सल्फेट। क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मतलब ये हो सकता है कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस होता है। बहुत अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है, ये बेसिक होता है। फिर हम जब जब हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कैसे हम लोग टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कैसे करते हैं, कौन कौन सा टेक्निक्स है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का भी सर्टेन टेक्निक्स है, कैल्गोन मेथड है। फिर और भी डिफरेंट मेथड्स आर देयर, उसको हम वहां पर पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि कैसे हम हार्डनेस ऑफ वाटर कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, लिखो इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए। हार्डनेस 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 ऑफ वाटर is represented hardness of water is represented in terms of hardness of water is represented in terms of ppm of calcium carbonate, ppm of calcium carbonate। तो देखो ऐसा है ना बच्चे, लिख लिया ना। हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिफरेंस है। अगर मान लो कि एक कंटेनर आपके सामने रख दिए और पूछे कि बताओ इसमें हार्डनेस को रिप्रेजेंट करो, तो ये हो सकता है इसमें ऐसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि 140 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जनरली कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट होता है ना, इसको रिफरेंस मानते हैं हम। हार्डनेस इसके टर्म्स में ही बताया करते। ऐसा नहीं है कि हम ओनली कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में ही हार्डनेस बता सकते हैं। हम चाहें तो कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के टर्म्स में बता सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट के भी टर्म्स में बता सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के टर्म्स में बता सकते हैं। हम किसी के टर्म्स में भी हार्डनेस बता सकते हैं। बट मेरा स्टैंडर्ड क्या है बताओ? स्टैंडर्ड मेरा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। हम जनरली किसी भी हार्ड वाटर का हार्डनेस को हम जनरली ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में बात किया करते हैं। अब क्यों करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक, अभी ध्यान रखना है कि अगर किसी भी हार्ड वाटर का हार्डनेस को रिप्रेजेंट करना है तो हम किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं?
पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। ये बताया हूँ पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, दैट इज बिलियन। मिलियन मिलियन उसको बोलते हैं। चलो उसके बाद जैसे लिखो ये डिग्री ऑफ हार्डनेस, आप लिख डिग्री ऑफ हार्डनेस, डी वाइज मतलब डिग्री ऑफ हार्डनेस लिख लेना नीचे। क्या? डिग्री ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस या हम लोग इसको क्या पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज इक्वल टू क्या होता है? मतलब उस हार्ड वाटर में जो थोड़ा बहुत कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है उसका मास लिख लो अपॉन वेट ऑफ इंटू 10⁶। यही हो जाएगा डिग्री ऑफ हार्डनेस या पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको लिखो पहले। जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए बच्चे। अगर मान लो कोई एक ऐसा ऐसा पानी है, ऐसा हार्ड वाटर है और जिसके अंदर ऐसा लेबलिंग किया हुआ बच्चे लेट इट बी 150 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इस बोतल के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है तो हम क्या समझेंगे बच्चे कि 150 ग्राम, क्या 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ हार्ड वाटर। इसका मतलब लिखो, क्या लिखना है? 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपका नेटवर्क में थोड़ा डिस्टर्ब है, एक बार फिर से बोलोगे? अच्छा चलो जाओ। सब सही आ रहा है सबको या डिस्टर्बेंस है नेटवर्क? मैं फिर से कनेक्ट करूंगा अदरवाइज। नेटवर्क में कोई आप ठीक है, आप ठीक है। अब ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर लिख लीजिए, उसको डायग्राम बनाकर लिख लीजिए। मान लो कि एक हार्ड वाटर है और उसके उस बोतल के ऊपर लिखा हुआ है कि 150 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है ऐसा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बच्चे, लिख लो वहां पर 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is present in 10⁶ ग्राम of hard water, 10⁶ ग्राम of hard water। नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए बच्चे, नोट में पॉइंट लिख लीजिए। नोट नंबर 1, जैसे किसी भी हार्ड वाटर को स्टैंडर्ड तरीका क्या है? हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में हार्डनेस बताते हैं। अगर मेरा मन किया तो हम किसी और भी जो उसमें सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा उसके टर्म्स में भी हार्डनेस बता सकते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सब भी बताऊंगा मैं। तो नोट में ये पहला पॉइंट लिख लीजिए, हार्डनेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ अदर सॉल्ट। हार्डनेस कैन बी रिप्रेजेंटेड, हार्डनेस कैन बी रिप्रेजेंटेड, हार्डनेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ अदर सॉल्ट, अदर सॉल्ट। Hardness can be represented, can be also represented in terms of other salt like calcium chloride, calcium sulfate, magnesium chloride, एटसेट्रा। बहुत सारा तरीका हो सकता है, हम इसके टर्म्स में भी हार्डनेस बता सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड इज द स्टैंडर्ड वन, बट हम चाहें तो कैल्शियम क्लोराइड के टर्म्स में भी हार्डनेस बता सकते हैं, किसी भी हार्ड वाटर का हार्डनेस। कैल्शियम सल्फेट के टर्म्स में बता सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड के भी टर्म्स में बता सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट के भी टर्म्स में बता सकते हैं, बट स्टैंडर्ड वन इज इन द टर्म्स ऑफ पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
अब ये लिखना बच्चे कि हम क्यों कैल्शियम कार्बोनेट को ही स्टैंडर्ड मानते हैं। तो लिखो कैल्शियम कार्बोनेट इज टेकन एज स्टैंडर्ड, कैल्शियम कार्बोनेट इज टेकन एज स्टैंडर्ड, calcium carbonate is taken as standard because पहला रीजन लिखे, पहला रीजन लिखे बच्चे, पहला रीजन लिखे, its molar mass is 100, its molar mass is 100, its molar mass is 100 and hardness in terms of calcium carbonate, hardness in terms of calcium carbonate, hardness in terms of calcium carbonate is easy to calculate, easy to calculate. हम कैल्शियम कार्बोनेट को रेफरेंस क्यों लेते हैं? क्योंकि भाई साहब इसका जो मोलर मास 100 ग्राम पर मोल होता है, जो कि कैलकुलेशन को बड़ा आसान बना देता है, इसलिए हम कैल्शियम कार्बोनेट को रेफरेंस लेते हैं। पहला रीजन समझ में आ गया ना? दूसरा रीजन लिखो, दूसरा रीजन सेकेंड पॉइंट लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट इज लीस्ट सॉल्युबल, कैल्शियम कार्बोनेट इज लीस्ट सॉल्युबल, सॉल्युबल, calcium carbonate is least soluble salt of, calcium carbonate is least soluble salt of calcium and magnesium, calcium carbonate is least soluble salt of calcium and magnesium, and therefore can be easily precipitated, can be easily precipitated from hard water. सर सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, उसके बाद क्या बोले? हाँ, and therefore can be easily precipitated, can be easily precipitated, can be easily precipitated from hard water, can be easily precipitated from hard water to measure its amount, to measure its amount, to measure its amount. लिख लिए? अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये स्पायरिंगली सॉल्युबल होता है, मतलब पानी के अंदर ना बहुत कम सॉल्युबल होता है, तो इसको प्रेसिपिटेट कराना आसान होता है एज कंपेयर टू अदर सॉल्ट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, इट इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर मान लो कि कोई एक हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर है, इस हार्ड वाटर में मान लो कि कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट रहता है जनरली हार्ड वाटर में। तो अभी यहाँ पर देखो, मान लो कि इसके अंदर ना हम दो एक्सपेरिमेंट किए, एक ऐसा हार्ड वाटर लिए जिसके अंदर कैल्शियम था, एक ऐसा और कंटेनर लिए जिसमें कैल्शियम था। इसमें हम लोग क्या किए ना, मान लो कि कैल्शियम, यहाँ पर हम इसमें सोडियम कार्बोनेट डाले, एक सोडियम कार्बोनेट डाले, और दूसरा जो सैंपल लिए, दूसरा जो कंटेनर था, उसमें मान लो कि उसमें NaCl डाले। तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट को डालने पर क्या होगा बताओ? ये सोडियम क्या करेगा, ये जो कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन इस कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और तुरंत प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हाँ, सोडियम आयन जो भी, चलो ये कैल्शियम कार्बोनेट तुरंत प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। इसी तरह ये क्या होगा, कैल्शियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्या प्रेसिपिटेट करेगा बताओ, कैल्शियम क्लोराइड होगा, ये भी प्रेसिपिटेट होगा। अब ये बताओ, ये दोनों में कौन फास्टली प्रेसिपिटेट होगा, ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट, ये पानी में तुरंत बैठ जाता है नीचे। तो अभी बताओ,
अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाता है तो उसके लिए हमको सोडियम कार्बोनेट कम लेना पड़ेगा। हाँ सर। समझ में आ रहा है? ये कम लेंगे तुरंत प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा लेंगे तो ये प्रेसिपिटेट होगा। तो अगर हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सोडियम कार्बोनेट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को हम रेफरेंस लेना आसान होता है। अगर अगर मान लो क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट, मान लो कि आपको पता चल गया भाई साहब कि कैल्शियम कार्बोनेट मान लो कि 2 मोल मिला आपको। ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर जो नीचे मिला ना, ये 2 मोल मिला। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट से हम ये पता कर सकते हैं कि कैल्शियम इस पानी में कितना कैल्शियम आयन है, ये भी पता कर सकते हैं। ये कितना मोल होगा? ये भी 2 मोल होगा, होगा ना? हाँ सर। हाँ। अगर अगर हम कैल्शियम आयन का मोल पता कर लिए तो क्या हम कैल्शियम आयन का मास भी पता कर सकते हैं इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई करके? हाँ सर। मतलब एक काम आपको दे दिए, ऐसा समझो, एक काम दे दिए कि बाबू इसको क्या करना है कि इसमें बताना है आपको कि इसमें कैल्शियम आयन की मास ऑफ कैल्शियम आयन बताना है। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, हम सोडियम कार्बोनेट को लेंगे और इसके अंदर डालेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट को डालेंगे तुरंत ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का मास या मोल्स पता लग जाएगा। उसके मास एंड मोल्स से हम कैल्शियम इस हार्ड वाटर में कितना कैल्शियम ये पता कर सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ। तो ये इस केस में ना, कहने का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में बात करना आसान होता है, इसलिए इसको रेफरेंस माना गया है। क्यों रेफरेंस माना गया है? उसके लिए 2 रीजन दिया। इसका मोलर मास 100 होता है और दूसरा ये पानी में बहुत कम सॉल्युबल होता है, ये इजीली प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसलिए इसको इसके टर्म्स में हार्डनेस को बात करना आसान होता है। इसको लिख लो जल्दी से। तो ये डायग्राम ड्रॉ करें? हाँ बना लो, हाँ बना लो बना लो बना लो, बना लीजिए। इजिली प्रेसिपिटेटेड, सर आपने 80 ग्राम लिखा। क्या क्या क्या? हाँ 80 ग्राम, 80 ग्राम। अगर 2 मोल आया तो कितना ग्राम? 80 ग्राम ना। कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? 40 होता है। हाँ। तो 40 80 हो जाएगा। 80 ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, ये पता लग जाएगा आपको। नोट में एक पॉइंट लिख लो बाबू, नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए। लिख लीजिए, इफ डेंसिटी ऑफ हार्ड वाटर इज नॉट गिवन, if density of hard water is not given, if density of hard water is not given, comma take 1 gram per ml और 1 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब। अगर हार्ड वाटर का डेंसिटी क्वेश्चंस में नहीं दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट 1 ग्राम पर ml लेकर चलोगे।
और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेकर चलोगे। उसके बाद देखो, लिखो लिखो बच्चे, अब हम लोग का मेन मकसद क्या है ना, हेडिंग लिख लेना, कन्वर्जन ऑफ हार्डनेस, कन्वर्जन ऑफ हार्डनेस, कन्वर्जन ऑफ हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, conversion of hardness due to calcium carbonate into other salt, into other salt, into other salt। हार्ड वाटर के बाद क्या बोले सर? हाँ फिर से मैं बोल देता हूँ, कन्वर्जन ऑफ हार्डनेस, हार्ड वाटर बोला ही मैंने, कन्वर्जन ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट into other salt, other salt, conversions of hardness due to calcium carbonate into other salt। अब एक चीज तो समझना पड़ेगा बच्चे, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज जो होगा ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज होगा। क्या चीज मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ये क्या होता है बताओ? अगर मैं पूछूं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम तो क्या बोलोगे बताओ? 23 ग्राम। हाँ मतलब मैं बोल सकता हूँ मोलर मास, मोलर मास के इक्वल होगा। हाँ इसी तरह मैं बोल सकता हूँ मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, या मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? ये भाई साहब इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट मास के इक्वल। तो ये चीज ध्यान रखना, ये पहली बात। जैसे मोल के टर्म्स में मोलर मास, ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट के टर्म्स में इक्विवेलेंट मास। तो ये चीज ध्यान रखना क्योंकि इसका यूज होगा अभी। जैसे देखो, अगर 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 किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है ये चीज, अगर किन्हीं को, ये तो जनरली समझ जाते हैं, अगर ये किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। समझाने की कोशिश करता हूँ क्या? जैसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिए, हम जानते हैं क्या बच्चे कि इक्विवेलेंट, या ऐसे लिखो ना, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? वेट अपॉन, वेट अपॉन क्या? मास, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, ये होता है। तो अभी अभी देखो बच्चे, क्या हम लोग वेट कितना लिए हैं? अच्छा, इक्विवेलेंट मास कितना लिए हैं बताओ? इक्विवेलेंट मास 1 लिया है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया गया है, ये 1 है। तो क्या होगा? मास और इक्विवेलेंट मास इक्वल हो जाएगा ना। हाँ इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू वेट, ये वेट हो जाएगा। यही चीज तो बोल रहा हूं मैं कि ये मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। और किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है तो यहां से समझने की कोशिश करे। अब यहाँ पर देखो बच्चे, अगर ये लिख लिए तो यहाँ पर समझिए, मिटा दो इसको। हाँ सर। देखो, 4 सेम हार्ड वाटर सैंपल, इसे एक कंटेनर है बच्चे, इस कंटेनर में
हार्ड वाटर रखा हुआ है, हार्ड वाटर रखा हुआ, पानी रखा हुआ है। तो हार्डनेस को जनरली हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में बताया करते हैं। मान लो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट रखा हुआ है, बता दिया आपको कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चे। तो अब ये बताओ, जैसे इस हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। मतलब अभी हम ना कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड है ना, हम अगर दूसरे के टर्म्स में बात करेंगे तो वो भी कितना होगा बताओ। जैसे ये लिख सकता हूँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, लिख सकता हूँ ना। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है, ये अभी तक पढ़ते आए हम। इसको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू, अगर मान लो कि इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये भी लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम या कैल्शियम सल्फेट। ग्राम इक्विवेलेंट कर सकते हैं हम लोग ऐसे इक्वल। सर बट तो वो तो रिएक्शन में हम सेम करते थे। अरे यार, इसके अंदर जो भी सब्सटेंस इक्वल होगा ना बच्चे, उसका ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सबका सेम होगा। मोल के टर्म से बात करते तो अलग अलग होता, समझा। इसके अंदर जो भी चीज प्रेजेंट होगा ना, सबका ग्राम इक्विवेलेंट हम इक्वल कर सकते हैं। कैसे? अब कैसे यार, देखो इसके अंदर जो भी, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म्स में ना ऑलरेडी स्टैचोमेट्रिक, ऑलरेडी कहने का मतलब ऑलरेडी एन फैक्टर इंक्लूडेड होता है। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था बताओ? ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता था मोल इंटू एन फैक्टर। हाँ सर। तो एन फैक्टर ऑलरेडी ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए जो ग्राम इक्विवेलेंट इसमें जो भी सब्सटेंस होगा, चाहे वो मैग्नीशियम क्लोराइड हो, कैल्शियम सल्फेट हो, कैल्शियम क्लोराइड हो, सबका ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा। अब यहां पर देखो, सबका ग्राम इक्विवेलेंट हम सेम कर दिए। अब हम जानते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या, अभी तुरंत बताया था, मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। अब ये बताओ बच्चे, हम इस केस में क्या लिख सकते हो? कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? 100। और इसका एन फैक्टर्स अगर नहीं जानते हो तो एन फैक्टर इसका कितना होगा? 2 होगा। 2 होगा। कैसे एन फैक्टर्स निकालेंगे? Ca2 प्लस CO3 2 माइनस कैटायन, टोटल कैटायन, हाँ कैटायन एनायन पर टोटल चार्ज देख लीजिए। तो ये 100/2 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा इस पानी के अंदर, इस हार्ड वाटर के अंदर। अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड के टर्म्स में बात करूं तो इसका मोलर मास बता देता हूं, कितना होता है बताओ? मैग्नीशियम क्लोराइड का मोलर मास 95 होता है। हाँ 95। तो इसको लिख सकता हूँ 95/2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड के टर्म्स में बात करते हैं तो इसका मोलर मास होता है 111। अगर हम कैल्शियम सल्फेट के टर्म्स में बात करेंगे तो 136 होता है, ये निकाल सकते हैं 136/2 ग्राम कैल्शियम सल्फेट। तो हम हर एक को किसी से रिलेट कर लेंगे। अब ये देख रहे हो, ये 2 सब में कॉमन है ना, सब में कॉमन, तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये फाइनली ये ध्यान रखना बच्चे कि 100 ग्राम, यही चीज क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा, दैट इज इक्वल टू 95 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज इक्वल टू 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड,
दैट इज इक्वल टू 136 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ये ध्यान रखोगे। जैसे मान लो बच्चे, मैं ये बोला, देखो ग्राम इक्विवेलेंट का क्या कमाल है। अगर मान लो कि इस हार्ड वाटर के अंदर बोला कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कितना ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड होगा? 95। 95, क्योंकि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्विवेलेंट टू 95 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर मान लो कि 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है, तो बताओ कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कितना बोलोगे बताओ? 100 ग्राम। 100 ग्राम। तो हम इससे ये ध्यान रखना, इससे हम किसी को भी कोरिलेट कर सकते हैं। अगर मान लो कि अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में बात करना नहीं चाहा, तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक, क्वेश्चन करूंगा तो और समझ में आएगा, पहले इतना लिख। चलो क्वेश्चन लिखो बच्चे कि ए हार्ड वाटर sample contains 68 gram calcium sulfate, 68 gram calcium sulfate, 68 gram calcium sulfate in 10 liter, 10 liter. Calculate its hardness. Calculate its hardness. तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चे, अगर वो हार्डनेस सिर्फ निकालने बोल रहा है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या आपको समझ में आना चाहिए कि आपको हार्डनेस पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में पूछा गया है। समझे चीज? अगर सिंपली आप क्वेश्चन से बोल दिया कि हार्डनेस निकालो, कुछ नहीं बोला किसी के टर्म्स में, तो बाय डिफॉल्ट किसके टर्म्स में निकालोगे? पीपीएम के। हाँ, पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में निकालो। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो कैसे अप्रोच करना, पहले देख लो, फिर उसके बाद करना। मतलब ऐसा है बच्चे, देखो सर 5 कि ये into 10 to the कंटेनर है, 50। इसमें कितना आंसर आया बताओ? 5 into 10 to the 5000। हाँ 5000 ppm, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका 5000 आ रहा है ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देयर आर एब्सोल्युटली राइट, मतलब सही आया है आपका आंसर। देखो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ये जिनको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर देखो, इस हार्ड वाटर है, इस हार्ड वाटर में बोल दिया कि 68 ग्राम क्या चीज है? कैल्शियम सल्फेट है, आई थिंक सो। और ये टोटल ये कितना? 10 लीटर है। 10 लीटर हार्ड वाटर के अंदर इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो मेरा मेन मकसद क्या रहेगा बच्चे पता है? कि हम कैल्शियम सल्फेट को कैल्शियम कार्बोनेट में पहुंचा दो, वही मेरा स्टैंडर्ड है। तो कैसे करेंगे? ये जो अभी लिखे थे, क्या लिखे थे बच्चे कि हम जानते हैं कि 68 ग्राम, ऐसे जानते, देखो 100, ये कितना था? कैल्शियम 136 था ना, आई थिंक सो। 136 is equal to 100। हाँ, 136 ग्राम कैल्शियम सल्फेट इज इक्विवेलेंट टू कितना? 100 ग्राम कैल्शियम 100 ग्राम। कार्बोनेट। तो इसलिए कितना? 68 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना, इसका आधा है ना, ये इसका हाँ। डबल करोगे तो ये हो जाएगा, तो 50 का डबल 100, मतलब 68 ग्राम कैल्शियम सल्फेट इज इक्वल टू 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर कितना? 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है इसके अंदर। चलो अब निकल गया, तो पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालने तो आता ही है, फॉर्मूला बताए थे, दैट इज व्हाट? वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज 50
वेट ऑफ हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर का वेट। तो अगर हम वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी अगर नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट कितना लोगे बताओ? 1 1 ग्राम पर एम एल, cube. 1 ग्राम पर एम एल या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा? इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी एम एल में बदल लीजिए, इतना एम एल हो जाएगा। तो कितना कितना हो जाएगा बताओ? 10 to the power 4. एक, हाँ 10⁴ इतना ग्राम हो जाएगा। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, और पीपीएम है इसे 10⁶। ये 4 से 4 कैंसल्स, ये कितना बचा? 100 बचा। तो टोटल कितना आ जाएगा? 5000. 5000 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें इसमें हम बता सकते हैं कि हार्डनेस कितना है, इतना ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A sample of hard water, a sample of hard water contains, a sample of hard water contains 1 milligram, 1 milligram magnesium chloride, magnesium chloride, and 1 milligram, 1 milligram calcium chloride, calcium chloride per liter, per liter। सर एक बार फिर से बोलोगे? हाँ फिर से, a sample of hard water contains 1 milligram magnesium chloride and 1 milligram calcium chloride per liter, per liter, full stop। Calculate its degree of hardness, calculate its degree of hardness in terms of calcium carbonate। मतलब 1 लीटर हार्ड वाटर है, उसके अंदर 1 मिलीग्राम मैग्नीशियम। कैलकुलेट इट्स हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक 1000 ppm। 1000 ppm नहीं, थोड़ा सा चेक करो। दोनों को कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में निकाल कर ऐड कीजिए। दैट विल बी द मास ऑफ टोटल कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन दैट सैंपल। मतलब 1 मिलीग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड को कन्वर्ट इट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। सिमिलरली 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड को कन्वर्ट करो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में। सर 1.95 ppm। हाँ बिल्कुल, गुड। 1.95 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। सर 1.95 ppm। हाँ बिल्कुल, 1.95 ppm आना चाहिए सबका। जिनका 1000 आ रहा है 1.95 आया।
सबसे हो गया? हम्म, हाँ देखो, जिनसे नहीं हुआ देख लीजिए एक बार। जैसे ये हार्ड वाटर है, बोल दिया क्वेश्चंस में, ये 1 लीटर है। इस 1 लीटर के अंदर 1 मिलीग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड है और प्लस 1 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का भी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि 100 ग्राम मैग्नीशियम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू, आई थिंक सो 1111 था, 95 था। चलो, हाँ तो ये लिख सकते हैं 95 मिलीग्राम या ग्राम जो भी लिखना है, 95 मिलीग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड, या इसे लिखो ना, हाँ मैग्नीशियम क्लोराइड इज इक्विवेलेंट टू 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 मिलीग्राम निकालना है ना, 1 मिलीग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज इक्विवेलेंट टू 100/95 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सिमिलरली आपको क्या है, इसका आई थिंक सो 111 आएगा, 111 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ 1, तो 100 अपॉन 111 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये निकल गया है, ये टोटल मास हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे टोटल मास हो जाएगा। तो जो पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा, दैट विल बी इक्वल टू टोटल मास, तो 100/95 प्लस 100/111, ये मिलीग्राम है, तो ग्राम में कैसे बदलेंगे, 10⁻³ 10⁻³ करना पड़ेगा, ये ग्राम में हो गया। अपॉन मास ऑफ हार्ड वाटर 1 लीटर है, हम डेंसिटी जानते हैं कितना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर ml होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 ml, 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6, ये कैलकुलेट करोगे तो 1.95 पीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ वाटर इज 400 ppm, हार्डनेस ऑफ वाटर इज 400 ppm, calculate the molarity of calcium carbonate, calculate the molarity of calcium carbonate, फिर से हार्डनेस ऑफ वाटर इज 400 ppm, 400 ppm 400 ppm, 400 ppm full stop. The calculate the molarity, capital M, calculate the molarity of calcium carbonate, molarity of calcium carbonate in that hard water sample, in that hard water sample, बनाओ।
सर 0.004। हाँ 0.004। 0.004 हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। 0.004 मोलार। हाँ 4 into 10⁻³ that is 0.004। चलो क्वेश्चन लिखो। ये हो गया ना, सबसे बन गया। चलो ये क्वेश्चन लिख लो, फिर उसके बाद जो जिनसे नहीं बना वो क्वेश्चन बता देता हूँ। चलो लिखो 10 लीटर ऑफ हार्ड वाटर सैंपल 10 लीटर ऑफ हार्ड वाटर सैंपल required 5.6 ग्राम 5.6 ग्राम of lime for removing hardness। 5.6 ग्राम लाइम मतलब क्या, क्विक लाइम की बात हो रही, ब्रैकेट में लिख लेना कैल्शियम ऑक्साइड। फिर से मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ 10 लीटर ऑफ हार्ड वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 5.6 ग्राम ऑफ लाइम ब्रैकेट में कैल्शियम ऑक्साइड फॉर रिमूविंग हार्डनेस full stop। calculate the temporary hardness in terms of ppm of calcium carbonate। calculate the temporary hardness in terms of ppm of calcium carbonate। चलो जिनसे पहला वाला नहीं बना था उसको बता देता हूँ। क्वेश्चन ऑफ 400 ppm। 400 ppm का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम ऑफ हार्ड वाटर। 1000 ppm। हार्ड वाटर 1000 ppm देखने दो। सर 1000 ppm आया। 1000 ppm आया, बिल्कुल बिल्कुल 1000 ppm करेक्ट है। 1000 ppm। तो चलो इतना ग्राम ऑफ हार्ड वाटर, तो हम जानते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ जो भी कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, यही होता है। तो हम जानते हैं मोल्स तो निकाल लेंगे 400 अपॉन 100 दैट विल बी मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास जानते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन जानते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जानते हैं, दैट इज 1 ग्राम पर ml। तो मास कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा मास? डेंसिटी या वॉल्यूम ना, ये आपको मास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमको मास पता है, डेंसिटी भी पता है। डेंसिटी कितना है? दैट इज 1 ग्राम पर ml।
तो बताओ कितना वॉल्यूम हो जाएगा? व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर? दैट इज 10⁻⁶ ml। ये ml है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इंटू 10⁻⁶, इंटू 10⁻⁶। तो ये कैलकुलेट करोगे, सब कुछ गलती हुआ क्या? फोर 4000 आ रहा है। कहाँ गलती हुआ? अच्छा, ये मोलरिटी बोल रहा है ना, तो मोलरिटी में हम ये क्यों कर दिए? तो ये तो 4 हो गया, और ये क्या? 10⁻3, दैट इज 4 इंटू 10⁻³ मोलर। इसके बाद वाला सबसे 1000 ppm आ गया। सबका 1000 ppm आ गया। नहीं सर। नहीं आया। चलो, ये वाला तो समझ में आ गया ना, मोलरिटी निकालने वाला। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, तो सबसे पहले ना बच्चे रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन लिख लो। हम जानते हैं कि अगर हमको टेम्पररी हार्डनेस, अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा, टेम्पररी हार्डनेस क्विक लाइम से हम रिमूव कर सकते हैं। टेम्पररी हार्डनेस बॉइलिंग करते हैं, उससे भी रिमूव हो सकता है। ये सब डिफरेंट टेक्निक्स आर देयर टू रिमूव द टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। तो ये रिएक्शन पहले लिख लो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? होगा क्या? क्लार्क मेथड, बॉइलिंग मेथड। हाँ, क्लार्क्स मेथड, बॉइलिंग मेथड, बहुत सारा मेथड है, बताऊंगा। जियोलाइट तो मेथड। अभी यहाँ पर हाँ, जियोलाइट मेथड, जियोलाइट मेथड से हम लोग मेनली ना परमानेंट हार्डनेस रिमूव करते हैं। जियोलाइट मेथड हो गया, कैलगोन मेथड हो गया, फिर पारमुती में तो हाँ, और कौन सा मेथड? पारमुती। हाँ, परम्यूटेट मेथड, परम्यूटेट मेथड वो भी मेथड है, वो उससे भी हम लोग परमानेंट हार्डनेस रिमूव करते हैं। फिर देखो इसमें क्या होता है, ये क्विक लाइम है, क्विक लाइम डालेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों रिएक्शंस करेगा और क्या बनाएगा? कैल्शियम, क्या प्रोडक्ट बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। दो कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस और क्या बन जाएगा? और पानी बनेगा, H2। चलो, तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन में बोल दिया ये कितना ग्राम है? 5.6 ग्राम ना, 5.6 ग्राम। ये 5.6 ग्राम दिया हुआ है। तो अब ये पता करने की कोशिश करो बच्चे, इस 5.6 ग्राम, मतलब ये समझ रहे हो ना, ये एक हार्ड वाटर है। इस हार्ड वाटर के अंदर मिली क्या है? कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये प्रेजेंट है। इसको हमको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए भाई साहब क्या डाल दिए हम? क्विक लाइम डाल दिए। कितना ग्राम? 5.6 ग्राम डाल दिए। तो ये क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या नीचे बैठा देगा? कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठा देगा। तो अब ये पता करने की कोशिश कीजिए कि ये 5.6 ग्राम से ये कितना ग्राम बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है बताओ? 56। 56 ग्राम। तो इसका मोलर मास कितना होता है? 100 ग्राम। तो 56 ग्राम हम लोग लिख सकते हैं ना, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड विल इज इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट,
अगर अगर हम 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड लेते तो हमको 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट नीचे मिलता। तो अभी हम यहाँ पर बोल सकते हैं अगर हम 5.6 ग्राम लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड तो ये कितना मिलेगा बताओ? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा ना? यूनिटरी मेथड 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, समझ रहे हो? सर हाँ। 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड से तो 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। हाँ, 1 मोल से 2 मोल बनता है, ठीक। हाँ तो पहले इसको भी मोल्स में बदल लो, इसका मोल्स में निकालेगा तो कितना आएगा? 0.1। हाँ अच्छा, इसको मोल्स में निकालेगा तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इसका 0.2 मोल बनना चाहिए, हाँ और इंटू 100 करेगा तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20। हाँ 20 आ जाएगा। मोल्स में क्यों दिक्कत हो रहा है? रुक जाओ, तो 20 आ जाएगा सही में। रिएक्शंस बैलेंस है ना? रिएक्शंस बैलेंस है, देखो। हाँ बिल्कुल, करना सही है। रिएक्शंस बैलेंस है ना? एक बार चेक करो। हाँ सर। हाँ सर, कैल्शियम। रिएक्शन बैलेंस है। हाँ चलो, तो ये गलती हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कहना सही है बच्चे कि ये वाला मास 56 ग्राम से ये 200 ग्राम मिलेगा ना, ये हाँ मास सर, की वो तो टर्म्स में अगर बात करें। इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट होता हाँ तो वो होता। हाँ, ये 56 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 200 ग्राम हो जाएगा ना, यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो 2 है। तो अब अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अब 20 आ जाएगा। अब मोल्स के टर्म्स में बात करना तो कर लो, 0.1 मोल्स ये 0.2 मोल्स, हाँ सर, आप ठीक है, आप ठीक 0.2 मोल्स और इंटू 100 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी 20 ग्राम। अब ये 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया आपको। ये गलती हो जाता है सही में, अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर रिएक्शंस को बैलेंस करके नहीं लिखेगा तो गलती हो जाएगा। ये 20 ग्राम मिलेगा, अगर ये 20 ग्राम मिलेगा तो फिर तो पीपीएम सॉल्व हो गया, पीपीएम ही निकालना, पीपीएम कैल्शियम कार्बोनेट। सर, फिर तो 2000 ये आएगा। आपको 20 ग्राम मिला। हाँ 2000 आएगा, 1000 नहीं। ये 2000 विल बी द करेक्ट आंसर। तो 20 अपॉन कितना हो जाएगा बताओ? और कुछ दिया था क्वेश्चंस में? 10 to the power 4, ये 1 10 लीटर था क्या? 10 लीटर अच्छा 10 लीटर, 10⁻4, और ये कितना? into 10⁻6। हाँ। तो 2000 पीपीएम आएगा, ना कि 1000 पीपीएम। उसीलिए सर मैंने नहीं बोला। अच्छा अच्छा चलो, अच्छा चलो ओके, गलती हो गया था, मैं 1000 पीपीएम बोल रहा था, करेक्ट आंसर 2000 पीपीएम होगा। तो हार्डनेस ऑफ वाटर से आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? ये हो जाएगा हार्डनेस ऑफ वाटर, लगभग हाँ 4-5 क्वेश्चन लगभग करा दिया। हाँ तो अब सर। ये चैप्टर्स मेरे तरफ से पूरी तरह से खत्म है। ये चैप्टर को खत्म होने में ऑलमोस्ट 12 क्लास लगा, 12 क्लास। तो पूरा अच्छी तरह से डिस्कशन सब चीज कराया गया है। इस चैप्टर को फॉलो करें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मॉड्यूल्स है उसको 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 सॉल्व करें, उसको सॉल्व करने से सर? आपको फॉर्मूलाज। हाँ सर आप बोला था ए से दूसरा प्रोडक्ट बी और सी बनता, तो एक एग्जाम्पल देना आप बोला था। एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, एग्जाम्पल खोजा नहीं मिल रहा है, ठीक ना? एग्जाम्पल अब कहाँ, मैं बहुत जगह ढूंढा कि ए से बी सी बन रहा है तो इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस इक्विवेलेंट ऑफ सी, एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, ठीक। एग्जाम्पल अगर मिलेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है सर। ऐसे भी उसका कहीं पर भी यूज नहीं आया, तो उसको नहीं भी अगर वो रखोगे नहीं आप तो कोई मतलब बड़ा हानि नहीं हो जाएगा आपका। चलो, ठीक है सर। उसके अलावा तो ये चैप्टर्स में आपको दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर्स मतलब रिडॉक्स रिएक्शंस झमाझम हो गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया रिडॉक्स रिएक्शंस। हाँ सर। चलो, तो ये चैप्टर को खत्म करते हैं, हम लोग अगले चैप्टर्स की तरफ मूव करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हेडिंग दो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर हेडिंग दीजिए। क्या क्या चीज पढ़ने बोला था पिछले क्लास, याद है? कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये सब पढ़कर आया है। हाँ सर। हाँ सर। क्या क्या पढ़ा बताओ, एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ।
और उसको उसको अपने बुक में लिख लेना। जो इसका करियर पॉइंट का मॉड्यूल्स है उसको सॉल्व करते हो? हाँ सर, हाँ सर। क्वेश्चन बनता है? हाँ सर। चलो ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हो? प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चंस। सर वो कहाँ मिलेगा? वो मॉड्यूल्स में तो नहीं है। वो मॉड्यूल्स में नहीं है। एक एक ना आप लोग क्वेश्चन बैंक किसी भी पब्लिकेशन का खरीद लो, ताकि आपको मतलब क्वेश्चंस पैटर्न का कलेक्शंस हो कि किस किस तरह का आ, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके सर। ये किसी भी, जैसे दिशा पब्लिकेशन, बहुत सारा पब्लिकेशन होता है, किसी पब्लिकेशन का आप क्वेश्चन बैंक खरीद ले, ताकि आपको क्वेश्चंस का एक कलेक्शन हो आपके पास। तो सबसे पहले हम लोग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। जो नए बच्चे हैं यहाँ से फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें और एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई लिंक नहीं है। सॉरी, इसमें और रिडॉक्स रिएक्शन में कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ से वो बच्चे फ्रेशली प्रिपेयर कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। और ये चैप्टर्स बहुत इजी होता है। ये चैप्टर को आप 9th क्लास से पढ़ते आते हो, तो इसमें बहुत सारा चीज जैसे हिस्ट्री वगैरह, मेंडली पीरियोडिक टेबल्स तो इवन 10th क्लास में ही पढ़ा जाता है। मेंडली पीरियोडिक टेबल्स और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी एक इसमें चलो, तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे, दैट इज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। लो, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या करते हैं बताओ? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, क्या पढ़ा है? सर उसमें सर 10,000 वोल्ट हाँ बिल्कुल। 10,000 वोल्ट में 0.01 मिलीमीटर प्रेशर में एक गैस रखा जाता है। हाँ हाँ, हम 10,000 वोल्ट मतलब किसी जैसे होता है ना, अप्लाई करते हैं, और 10⁻⁻⁴ mm ऑफ SD वैक्यूम पंप लगा देते हैं। ऐसा है, देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना बच्चे, थोड़ा सा एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये है आपका, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। एक ट्यूब होता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में ना वैक्यूम, यहाँ पर क्या वैक्यूम पंप लगा देते हैं। वैक्यूम पंप का क्या काम होता है? वैक्यूम पंप ये जो प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर ये लगभग 10⁻⁴ mm का प्रेशर मेंटेन करता है, मतलब लो प्रेशर मेंटेन करता है। ये जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, लो प्रेशर पर किया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, ये 2 रॉड लगा देते हैं, एक को बोलते हैं कैथोड रॉड, कैथोड और एनोड। हाँ, कैथोड और एनोड। चार्ज बताओ कैथोड का क्या होता है, बताओ? कैथोड इज निगेटिवली चार्ज और एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव। हम क्या करते हैं, इसको ना, इस रॉड को, जो 2 रॉड निकला हुआ है, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ये बैटरी लगा दिए इसको, ये बैटरी लगा दी है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। 10,000 हाँ, वोल्ट। इसमें ये जो हम लोग ना 10,000 वोल्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर पर किया जाता है। हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। इसके अंदर मेनली क्या करते हैं ना बच्चे, एक गैस भर देते हैं। इसके अंदर क्या है ना, गैस भर देते हैं, कोई भी गैस भर देते हैं। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। जैसे मान लो कि हीलियम गैस फिल्ड कर दिए।
कोई भी और दूसरा गैस भी कर सकते हो, हीलियम गैस को भर दिया इसके अंदर, तो क्या ऑब्जर्व हुआ? ये तो तो एक सर सेटअप हो गया। कैथोड से एक रे निकलकर एनोड तक हाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कैथोड से बहुत सारा रे निकलता है और एनोड की तरफ जा रहा है इसे। हम अगर उसके एनोड में एक प्लेट रखे तो उसमें ग्रीन येलो कलर के स्पॉट पड़ेगा। हाँ हाँ चलो, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऐसा करने से जब हम लो प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया, ये जो साइंटिस्ट थे ऑब्जर्व किए क्या, कैथोड से बहुत सारा पैरेलल रेज निकल रहा है और वो एनोड की तरफ जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, ये जो है इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। क्या? डिस्चार्ज ट्यूब। तो एज दीज ऑल रेज आर इमर्जिंग फ्रॉम कैथोड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, कैथोड रे बोला जाता है। कैथोड रे बोला जाता है, कैथोड रेज बोला जाता है इसको, क्योंकि ये कैथोड से ऐसा लग रहा है कि कैथोड से निकल रहा है और एनोड की तरफ जा रहा है। अब ये कैथोड रे के ऊपर चार्ज अगर हम फाइंड करेंगे, जैसे हम देख रहे हो ये कैथोड रे क्या हो रहा है, निगेटिव, ये निगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। इसका मतलब होता है बच्चे कि जरूर कैथोड इसके ऊपर negatively निगेटिवली चार्ज होगा। नेगेटिवली चार्ज। कैथोड रेज आर निगेटिवली चार्ज, और उसी निगेटिवली चार्ज को हम फ्यूचर में क्या बोल दिए, इलेक्ट्रॉन बोल दिए। क्या बोल दिए? इलेक्ट्रॉन बोल दिए। इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स बोल दिए। तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर बाय कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर लिख लेना एक पॉइंट बच्चे, ये एग्जाम में जनरली पूछा करते हैं। नेचर ऑफ कैथोड रेज, नेचर ऑफ कैथोड रेज। नेचर ऑफ कैथोड रेज depends on, nature of cathode rays depends on पहला पॉइंट लिख लेना, पहला पॉइंट लिख लेना बच्चे, दैट इज मेटेरियल इलेक्ट्रोड। कैथोड रेज, क्या लिखा, कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन, डू नॉट डिपेंड ऑन, कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन, डू नॉट डिपेंड ऑन, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, मेटेरियल इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मतलब बच्चे ऐसा है कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किस पर डिपेंड नहीं करता है, कि आप ये जो रॉड है ना, कैथोड और एनोड रॉड है, इलेक्ट्रोड है, आप इसका क्या चीज का बनाए हो, इससे मतलब नहीं है। किसी से भी बनाओगे तो ये जो कैथोड रे जो निकल रहा है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट, इट विल नॉट डिपेंड ऑन इट। दूसरा पॉइंट लिख लेना, नेचर ऑफ गैस टेकन इन दैट डिस्चार्ज ट्यूब। नेचर ऑफ गैस, nature of gas taken in that discharge tube, nature of gas taken in that discharge tube, मतलब उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सा गैस लिए हो, इसके ऊपर भी कैथोड रे डिपेंड नहीं करता है। चलो, तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप लिखे एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट लिखे बच्चे, एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसको हम कैनाल रेज भी बोलते हैं। एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और ब्रैकेट में लिख लेना कैनाल रेज, कैनाल रेज भी बोला करते हैं इसमें।
केनाल रेज। तो इसमें यही सेम सेटअप है बच्चे, सेम सेटअप है। इसमें क्या किया गया, सिर्फ होल ये वाला सेम सेटअप है। एनोड लिया गया हाँ, है। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, परफोरेटेड एनोड लगा देंगे। ये क्या है ना, कैथोड, एनोड। एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या करना है बच्चे, ये डिस्चार्ज ट्यूब है आपका, इसमें ऐसा ऐसा होल कर देंगे। ये क्या है, ये परफोरेटेड बोलते हैं। क्या बच्चे, परफोरेटेड, परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब छोटा छोटा होल है इसके अंदर। परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड। और ये क्या है आपका, ये है आपका एनोड है। एनोड पता है ये प्लस होता है और कैथोड आपका माइनस होता है। हम लोग क्या किए, यहाँ पर वैक्यूम लगा दिए, वैक्यूम पंप लगा दिए। घर में जो वैक्यूम पंप यूज होता है तो किसी चीज को सक कर लेता है, वैक्यूम पंप। ये कितना 10⁻⁻⁴ mm ऑफ Hg का प्रेशर मेंटेन करता है। हम लोग क्या किए, इसको एक लगा दिए बैटरी से, बैटरा जोड़ दिए एक, ये प्लस और ये माइनस, ये ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करेगा बैटरी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक चीज और बच्चे, यहाँ पर कोटिंग करते हैं, परफोरेटेड, ये क्या, फ्लोरेसेंट कोटिंग करते हैं। क्या चीज का, फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट कोटिंग। ये कोटिंग करने से क्या होगा, इसके अंदर क्या किए थे, गैस भर दिए थे, कोई गैस भरा हुआ था। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ से कुछ रेज निकल रहा है, एनोड से कुछ रेज निकल रहा है और ये कैथोड की तरफ जा रहा है। और जब यहाँ पर ये परफोरेटेड कोटिंग पर गिरेगा तो क्या होगा, ग्लो करेगा, चमकेगा। इसी तरह बहुत सारा रे निकल रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हो, इट विल पता ग्लो। चलेगा कि लाइट आ रहा है। हाँ हाँ, अगर वो चमकेगा तो ये पता चलेगा कि जरूर उसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल्स गिर रहा है। और एज इट इज इमर्जिंग फ्रॉम कैथोड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनोड। सो इसलिए इसको एनोड रेज बोलते हैं, एनोड रेज। अब ये एनोड रेज बोलते हैं, इसको हम केनाल रेज भी बोलते हैं। केनाल रेज क्यों बोलते हैं बच्चे, ऐसा लगता है, वो ऐसा सर प्रतीत कैनल होता से है। निकलता है। हाँ, कैनल से निकलता है, परफोरेटेड जो होल किया रहता है ना, उससे जाता है। इसलिए इसको हम लोग केनाल रेज भी बोलते हैं, कैनाल रेज भी बोलते हैं, केनाल रेज भी बोलते हैं। इस कैनाल रेज के ऊपर एज इट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जरूर इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोले थे, प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स थोड़ा बताऊंगा, वो तो तुरंत हो जाता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इंटर कर जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखेंगे। फिर उसके बाद इस चैप्टर्स में इंटर कर जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज पढ़ना है इसमें, डिफरेंट डिफरेंट जैसे थ्योरीज भी पढ़ना है। और फिर लास्ट में डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर पढ़ना है। और इसी के साथ जो सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट होता है, इसी से आपका क्या होगा कि जो पीरियोडिक टेबल्स है उसका बेस बनता जाएगा। ये चैप्टर जो मैं सेकंड इसका पार्ट पढ़ाऊंगा, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम्स नंबर, कैसे मैग्नेटिक क्वांटम्स नंबर निकालते हैं, कैसे किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। इसी से आपका पीरियोडिक टेबल्स का भी काम शुरू हो जाएगा। और पीरियोडिक टेबल्स
ऐसे ही अपने आप में इम्पोर्टेंट्स है। पीरियोडिक टेबल्स, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब अभी फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा। दिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज ए पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। और उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल्स। उसके बाद हम लोग फिर फिजिकल केमिस्ट्री में चले जाएंगे। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।